नमस्कार प्रिय साथियों। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज हम सभी इस चर्चा को करने के लिए आए हैं। सीएए जैसा कि कल शाम से अर्थात दिनांक 11 मार्च से ये लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने के बाद से लगातार इस चीज़ पे अटकलें चल रही थी कि सीएए में कौन सी चीज़ें होंगी। बहुत लोगों ने इसे एंटी मुस्लिम कहा था कि मुसलमानों से इसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, पर इसके लागू होने के बाद अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक चुनावी शिगुफा था जिसे विरोधी पार्टियां जो हैं लगातार इससे उकसा रही थी। ठीक है। और आपसी एकता को कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सीएए लागू और शाहीन बाग पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, इसलिए वहाँ पे पहले ही कमांडोज उतार दिए गए ताकि कोई भी वहाँ पे विरोध करने ना जा पाए। ठीक है। इसका पूरा जो नाम है, इसी थंबनेल में आपको समझ में आ रहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सीएए। ठीक है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। सीएए लागू होने से क्या बदल जाएगा, ये फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं आज मैं, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें। पहला है कि भारत सरकार ने की नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की घोषणा। इस पर डायरेक्ट मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि नागरिकता संशोधन कानून जो है वो किसी की भी नागरिकता छीनने की नहीं, नागरिकता देने के लिए है। किसके लिए है? ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, वरन किस चीज के लिए है? नागरिकता देने के लिए है। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू करने की घोषणा की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून फिर से सुर्खियों में आ गया है। सीएए का उद्देश्य जो है वो पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना है, लेकिन इसे मुसलमानों के बहिष्कार पर आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा है। ठीक है। अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि हमारे जो आसपास अर्थात भारत के आसपास के जो अन्य राष्ट्र हैं वो कौन से हैं जिनकी नागरिकता के लिए बात हो रही है। एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन देशों पे रहने वाले अल्पसंख्यक, तो ये कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल है। ठीक है ना। श्रीलंका लंकन बहुल है। तो यहाँ पे जो अन्य अर्थात हमारे यहाँ के तरफ से अल्पसंख्यक वहां पे कौन होंगे? भाई ये मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होंगे? एक तो होंगे कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, लंका में तमिल। ठीक है ना। तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, तमिल, बौद्ध, जैन, ये जितनी जातियां हैं, ठीक है ना, इन सारी जातियों को जो भारत में आ गए थे लेकिन उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज के लिए था। हाँ, इस पे जो दूसरे देशों से जैसे म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या है या बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है, लेकिन उन्हें भारत का नागरिकता नहीं दी जा रही, क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री में, ठीक है ना, आपको जो आपके ऊपर अत्याचार है वो समान रूप से कैसे हो सकता है? भाई अल्पसंख्यकों के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना, पर मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिमों के ऊपर कैसे अत्याचार हो सकता है? ठीक है। इसलिए उनको लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है। ठीक है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। ठीक है ना। जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। ये भी याद रखिएगा कि 2014 के बाद वालों को नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है। दूसरी चीज,
सीएए 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणा पत्र का एक अभिन्न अंग था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि कानून इस साल आगामी लोकसभा चुनावों से पहले लागू कर दिया जाएगा और उन्होंने इसे लागू कर दिया। ठीक है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की जो पात्रता है, मानदंड और प्रक्रिया है, आप थोड़ा सा इसे समझिए कि सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार सीएए जो है वो स्वचालित रूप से किसी को नागरिकता प्रदान नहीं करता। मतलब ये किसी को केवल नागरिकता प्रदान नहीं करता, जो दूसरे देशों से, दूसरे देशों के अल्पसंख्यक लोग थे 2014 से पहले हमारे देश में आके रह रहे हैं और आज अब चाह रहे हैं कि वो दूसरे देशों पे ना जाएं, हमारे ही देश में रहना चाहते हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। पर इसका अर्थ बिल्कुल ये न लगाया जाए कि भारत में जो मुसलमान पहले समय से रह रहे हैं उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। सीएए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है। जो भारतीय मुसलमान आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले से इन स्थानों पर काबिज हैं, उन्हें इससे बेदखली नहीं की जाएगी। सीएए में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है निश्चित तौर पे। ठीक है। तो अवैध प्रवासी की परिभाषा से छूट देकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित होना चाहिए और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से होना चाहिए। उन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप 2014 से पहले आए हों भारत, ये नहीं कि आप 2017-18 में आ गए हों, तो आपको इस पे अभी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है कि नागरिकता संशोधन सीएए में मानदंड और प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि वे 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष समय से भारत में रह रहे हैं। आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि आप 5 वर्ष या उससे अधिक समय से जो है वो भारत में रह रहे हैं। सीएए का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। और दूसरा ये है कि उन्हें प्रदर्शित करना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देश से भाग आए हैं। उन्हें ये चीज़ श्योर करनी पड़ेगी कि उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हुआ था, अर्थात उनके साथ मारपीट हुई, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके मंदिरों को या उनकी बहु बेटियों के साथ ऐसी कोई घटना हुई जिसके कारण उन्हें लगा कि उनका जो पैतृक देश है, पैटर्नल कंट्री है, उनमें उन्हें डर लग रहा था और उन्हें मृत्यु का डर था कि एक साथ उनके पूरे परिवार को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए वे अपना पैतृक देश छोड़कर भारत में प्रवेश किए हैं और लगभग उनको प्रवेश किए हुए 6 वर्ष से ऊपर का समय या 8 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है। उन्हीं को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं बोलनी होंगी। तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं, जिसमें से इंग्लिश शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं लिखी हुई हैं 22, उन 22 भाषाओं में से एक बोलना होगा। और इन मानदंडों को पूरा करने के लिए के बाद आवेदक भारतीय नागरिकता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन जो उसका अंतिम निर्णय है, ये अंतिम निर्णय आज भी भारत सरकार ने अपने अंडर पे रखा हुआ है कि किसे नागरिकता देनी है और किसे नागरिकता नहीं देनी, ये भारत सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी को। नागरिकता संशोधन अधिनियम की चिंताओं और स्पष्टीकरणों को संबोधित करना। सरकार ने सीएए शुरू होने पर उठाए गए कई चिंताओं और सवालों का समाधान किया है। पहली चीज है मुस्लिम शरणार्थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सीएए जो है वो मुस्लिम शरणार्थियों को कवर नहीं करता, क्योंकि सरकार की स्थिति यह है कि जब स्थिति उनके लिए सुरक्षित हो जाएगी तो वे अपने घरों में लौट सकते हैं और उन्हें लौटना चाहिए। हालांकि मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की तदर्थ शरणार्थी नीति के तहत संरक्षित किया जाना जारी रहेगा, जिसके तहत उन्हें दीर्घकालिक प्रवास वीजा जारी किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे समझिए कि जिन देशों से नागरिकता दी जा रही है वे देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और तीनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं। कैसे राष्ट्र हैं? मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो मुस्लिम देशों से, मुस्लिम राष्ट्रों से भागकर यदि कोई शरणार्थी भारत में रहना चाहता है तो भारत क्यों रखेगा? सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुस्लिम देशों से भागकर अपने ही देश के पड़ोस में आप शरणार्थी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ये एक बड़ा विषय था जिसमें भारत सरकार ने कहा कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र में मुस्लिम ही अल्पसंख्यक या दीन कैसे हो सकते हैं।
जिसके तहत अगर आपकी स्थिति वहां पे आज सही नहीं है तो आप दीर्घकालिक प्रवास वीजा जारी कर लीजिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल। लेकिन जैसे ही स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी वैसे ही आप अपने देश जाएंगे और इसके लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भारत सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केवल 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही होगा, मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है। भारत की नीति ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के कुछ समूहों के प्रति गैर समावेशी है। मतलब हम एक विशेष समुदाय को अपने में समावेशित नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से उन देशों से जो संवैधानिक रूप से इस्लामी राष्ट्र हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये राष्ट्र अपने उस पे क्या है, इस्लामिक राष्ट्र हैं, इसलिए हमारी नीति जो है वो गैर समावेशी है। और सरकार का तर्क यह है कि पड़ोसी देशों में अत्याचार और संवैधानिक समस्याओं का सामना करने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए माफी प्रदान करना समझ में आता है, पर इस्लामिक राष्ट्र में इस्लाम के व्यक्तियों पर ही अत्याचार और संवैधानिक समस्याओं का सामना हो, ये बात समझ से परे है। ठीक है ना। अर्थात इस्लाम हिंदू राष्ट्र है, मान लीजिए केवल एक हिंदू राष्ट्र हो और उसमें किसी अन्य धर्म के लोगों के प्रति भेदभाव किया जाए या उन्हें अत्याचार से पीड़ित किया जाए और वो पड़ोस के किसी देश में जाके शरण लें। ठीक है। तो एक हिंदू बहुल राष्ट्र में ये समस्या समझ में आती है। ठीक है। पर हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार किया जाए और वो जाके किसी पड़ोसी राष्ट्र में शरण लें, ये बात समझ में नहीं आती। ठीक इसी प्रकार जैसे किसी इस्लामिक राष्ट्र में किसी इस्लामिक व्यक्ति को ही कठोरता का सामना करना पड़े और उसे असंवैधानिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, ये बात समझ से परे है। भारत सरकार का ऐसा मानना है। रोहिंग्या मुद्दा जो है, म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में सरकार का कहना है कि वे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से भारत में रह रहे हैं, जब बर्मा अविभाजित भारत का हिस्सा था। रोहिंग्या को भारत में प्राकृतिक रूप से रहने का अधिकार देना बर्मा को परेशान कर सकता है, क्योंकि उन्हें वहां एक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसीलिए जबकि रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी सुरक्षा और दीर्घकालिक वीजा प्रदान किया गया है, लेकिन आपने एक दीर्घकालिक वीजा प्रदान किया है पर वे भारत के सीएए के तहत नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने इसे कहा है अपने निर्णय में। ठीक है ना। तो ये अस्थायी उत्पीड़न है। सरकार स्पष्ट करती है कि जिन शरणार्थियों का उत्पीड़न स्थायी नहीं है उन्हें स्थिति में सुधार होने पर उनके गृह देशों में वापस भेजा जा सकता है, लेकिन यदि लंबे समय तक शरणार्थियों के लिए स्थितियों में सुधार नहीं होता तो उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से, या जब म्यांमार बटा तब से अपने यहाँ पे लगातार रह रहे हैं, लगभग 50 साल, 60 साल, 70 सालों से रह रहे हैं, तो आगे भी वे रह सकते हैं। लेकिन जब उनके लिए परिस्थितियां, मैं कहता हूं आज से 50 साल बाद अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं रोहिंग्याओं के लिए म्यांमार में, तो उन्हें वापस उनके देश म्यांमार भेज दिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और उन्हें भारत सरकार की तरफ से नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, सीएए ने स्पष्ट रूप से। तो कुल मिला के मोटा मोटी ये है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि सीएए जो है वो किसी भी प्रकार के किसी के कानून का हनन नहीं करता और ना ही वो मुसलमानों से उनकी नागरिकता को छीनने के लिए बनाया गया है। जो भी ये सुगुफे चल रहे थे वे सुगुफे पूरी तरह से आज़मूदोज हुए हैं। भारत सरकार ने केवल अल्पसंख्यक समुदाय जो पड़ोसी देश हैं उनके अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इसे बनाया था और उन्हें नागरिकता भारतीय कानून के तहत धीरे धीरे दी जा रही है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।